हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है। हमने जो पिछले वीडियो में पढ़ा था दोस्तों, तो वो पढ़ा था हमने किसी द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो करने वाले हैं किसी द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है वो निकालनी है। दोस्तों, अगर आपको विद्युत क्षेत्र निकालने में दिक्कत आ रही है तो इस प्लेलिस्ट में जाइए, विद्युत क्षेत्र वाला टॉपिक दे रखा है मैंने, उसको आराम से समझिए क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो उसके बाद आपको ये बातें आसानी से समझ में आएगी। और ध्यान रखिएगा, पहले निरक्ष पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा, पहले अक्ष पढ़ने की कोशिश कीजिएगा कि अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। पहले आप वो क्लियर करेंगे, उसके बाद ही आप इसको करेंगे तो आपको ईजिली समझ में आएगा। चलिए दोस्तों, तो हमें क्या करना है, एक द्विध्रुव लेना है। द्विध्रुव क्या होता है, दो समान परिमाण के आवेश, है ना, जो प्रकृति में अलग हो, एक प्लस का और एक माइनस का हो, किसी निश्चित दूरी पर रखे हो, तो वह व्यवस्था क्या कहलाती है, विद्युत द्विध्रुव कहलाती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, विद्युत द्विध्रुव है। इसके केंद्र बिंदु से r दूरी पर, ये हो गया इसका निरक्ष। ठीक है, अक्ष ये होता है और निरक्ष ये होता है। r दूरी पर एक बिंदु है P, यहाँ पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करनी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसके कारण अगर यहाँ पे कोई आवेश होता तो इस प्लस क्यू के कारण इस पर बल किस तरफ लगता, जरा सोचिए किस तरफ लगता। तो इस पर बल लगता है इस तरफ। ठीक है, तो बल की जो दिशा होती है वही किसकी दिशा होती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। तो इसको मैं लिख देता हूँ E1। किसके कारण लगा है ये जो विद्युत क्षेत्र आया है वो किसके कारण आया है, प्लस के क्यू के कारण। और अगर ये माइनस क्यू है तो इसके कारण जो इस पर बल लगता, अगर यहाँ पे कोई आवेश होता प्लस का तो उस पर बल किस तरफ लगता, इस तरफ लगता। ठीक है, तो इसका बल जो लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा, इसका बल जो लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा। अब देखिए, ये मान लीजिए थीटा कोण है। अब हमें क्या करना है, इसको हम E2 नाम दे देते हैं। ये जो विद्युत क्षेत्र है ये E2 है। ठीक है, अगर मैं E1 की वैल्यू लिखूं तो E1 की वैल्यू क्या होगी, E1 क्या है, प्लस क्यू आवेश के कारण, या यहाँ लिख देता हूँ प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो E1 है। और E1 का जो सूत्र है वो R² नहीं, सॉरी। ठीक है, ये दूरी हमें लेनी है। ये दूरी कितनी है, देखिए एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, ये दूरी आपकी R है, ये दूरी पूरी 2D है, तो ये कितनी हो जाएगी D। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी R² प्लस D², क्योंकि ये 90 का एंगल है, 90 डिग्री का कोण है। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये कितने का हो जाएगा, R² प्लस D²। तो ये दूरी मैं लिख देता हूँ रूट में R² प्लस D²। ठीक है, तो हमें इसी का स्क्वायर रखना है, तो ये हो जाएगा R² प्लस D² के रूट का होल स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर होगा तो ये आपके पास से ये हट जाएगा रूट, तो आपके पास केवल E1 जो बचेगा वो क्या बचेगा, KQ/R² प्लस D²। इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, E1 क्या हो गया हमारा, KQ/R² प्लस D² का होल स्क्वायर होने की वजह से ये रूट हट गया। तो E1 जो आ गया वो ऊपर की तरफ है। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। चलिए अब E2 निकालते हैं। E2 देखिए कितना आएगा, वो आएगा माइनस का KQ/R² प्लस D², है ना। ये दूरी कितनी है, वही R² प्लस D², और इसकी वजह से तीव्रता K माइनस क्यू, है ना, माइनस क्यू अपॉन R² प्लस D², ये हो जाएगा, है ना। वो उसकी दिशा किस तरफ होगी, इस तरफ, और इसकी दिशा इस तरफ होगी। अगर देखा जाए तो दोनों परिमाण में समान है, E1 बराबर E2 है दोनों परिमाण में, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, E लिख सकते हैं। दोनों परिमाण में बराबर है तो E1 E2 लिखने की जरूरत नहीं है, आप क्या लिखेंगे, इसको E लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए, इसके हमें ऐसे तो जोड़ नहीं सकते, हमें इसकी क्या करनी पड़ेगी, घटक करनी पड़ेगी। तो घटक देखिए इस दिशा में, अगर ये थीटा कोण है तो ये भी थीटा हो जाएगा क्योंकि एकांतर कोण है, और ये थीटा है तो ये भी थीटा है दोस्तों, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों कोण थीटा हो गए। अब देखिए, मैं इसको अलग पेन से कर देता हूँ। तो E1 का जो कॉस घटक आएगा वो आएगा E1 कॉस थीटा। ठीक है, और इसका जो E1 का जो साइन घटक आएगा वो आएगा E1 साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, मैंने E1 के घटक कर दिए, ये तो आ गया E1 कॉस थीटा और ये आ गया E2 कॉस थीटा। ठीक है, इसी प्रकार से इसके जो घटक आएंगे E2 के, वो आएगा E2 कॉस थीटा, और इसका जो साइन घटक आएगा वो नीचे की तरफ आएगा, उसको हमने नाम दे दिया E2 साइन थीटा। ठीक है, वो नीचे की तरफ आ गया। हमने इसके दो घटक करें, तो इस वाले का घटक E1 कॉस थीटा और नीचे की तरफ E2 कॉस थीटा। इसका एक घटक जाएगा ऊपर E1 साइन थीटा
और ये जाएगा E2 cos थीटा। देखिए ये दोनों दिशा में समान है ना, ये दोनों एक ही दिशा में हैं और ये दोनों विपरीत हैं, क्योंकि E1 और E2 जो हैं वो बराबर हैं। तो E1 साइन थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हैं, E साइन थीटा, और इसको भी आप क्या लिख सकते हैं, E साइन थीटा। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, एक दूसरे को काट देंगे, तो अब इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो होंगे ये जो समान दिशा में ये घटक जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो परिमाण में क्या आएगा, देखिए ई कुल क्या आएगा आपके पास, ई कुल जो आएगा वो आएगा 2e cos थीटा। ठीक है, 2e cos थीटा, और e की वैल्यू क्या है, परिमाण में ही लेना है आपको। ठीक है, e की वैल्यू क्या है, k क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, अब हमें निकालना है cos थीटा। देखिए ये आपका थीटा है ना, इस त्रिभुज को देखिए, ये दूरी r है, ये d है, और ये आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अगर यहाँ से आप cos थीटा देखेंगे, cos थीटा, तो cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी कि d बटे कर्ण कितना है, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, तो cos थीटा की वैल्यू जो है वो आप यहाँ रख देंगे। तो ये cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, d बटे रूट में आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, ये आ गई हमारे पास ई कुल। अब कुछ नहीं करना दोस्तों, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। ठीक है, ई कुल क्या आएगा, देखिए थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं। देखिए ये आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर के ऊपर घात कितनी है, 1, और ये आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर ऊपर घात कितनी है, 1/2। 1 और 1/2 दोनों जुड़ के कितनी हो जाएगी, 3/2। आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के ऊपर घात हो गई 3/2। ठीक है, और ये आएगा 2kq इंटू डी। ठीक है, अब देखिए इस 2 को भी मैं यहाँ ना लिख के यहाँ लिख दूँ। ठीक है, तो अब क्या होगा, देखिए हमने एक चीज़ डिफाइन की थी, उसे कहा था द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, कैसी राशि थी, सदिश राशि थी, पी वेक्टर। क्या होता है द्विध्रुव आघूर्ण, q इंटू 2d। दोनों आवेशों में से पॉजिटिव वाला आवेश को किससे गुणा करना है, दोनों के बीच की दूरी से गुणा करना है, तो ये आपके पास आ जाता है। ठीक है, इसकी दिशा क्या होती है, इसकी जो दिशा होती है वो माइनस वाले से प्लस वाले की तरफ होती है, यानी पी वेक्टर की दिशा इस तरफ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, ये यही तो बन रहा है, ये पूरा क्या है, पी है। तो हम इसको लिख देते हैं ई कुल बराबर के पी वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के ऊपर पावर 3/2। ठीक है, इतना काम हो गया। देखिए अगर मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो डी है ये बहुत छोटा होता है, एंगस्ट्रॉम में होता है। ठीक है, अक्ष वाले में देखिए, ये जो अक्ष वाला वीडियो उसको देखिए, उसमें मैंने बताया ये डी जो होता है एंगस्ट्रॉम में होता है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी एंगस्ट्रॉम में होती है, NaCl है जैसे, है ना। तो किसी भी अणुओं के दो अणुओं के बीच की जो दूरी होती है वो एंगस्ट्रॉम में होती है। और ये अगर सेंटीमीटर में लिया तब भी ये जो है इसकी तुलना में बहुत बड़ा होगा। तो हम कह सकते हैं कि आर स्क्वायर अगर बहुत बड़ा हो किसकी तुलना में, डी स्क्वायर की तुलना में, तब क्या होगा, तब ई कुल क्या आएगा। देखिए ये केवल परिमाण निकल रहा है दोस्तों, वेक्टर नहीं है, अपॉन आर स्क्वायर। डी को हमने उड़ा दिया और इसके ऊपर पावर कितनी आई, 3/2। 2 से 2 उड़ गया तो आपके पास आया के पी वेक्टर अपॉन आर की पावर 3। ठीक है, ये तो आपके पास आ गया ई कुल का परिमाण। अब इसकी थोड़ी सी दिशा देख लेते हैं दोस्तों कि दिशा क्या होगी। ठीक है, दिशा क्या है, देखिए पी वेक्टर की दिशा इस तरफ है और इसकी दिशा इस तरफ है। ठीक है, यानी कि दोनों की दिशा विपरीत हो गई। तो हम क्या कहेंगे, उसकी जो दिशा है वो पी वेक्टर के विपरीत होगी, है ना। तो दिशा जब लगाएंगे हम ई कुल, तो इसका हम पी वेक्टर का क्या ले लेंगे, इकाई सदिश। ये तो ऐसा का ऐसा रहने देंगे और इसको किससे गुणा कर देंगे, इकाई सदिश के माइनस से। अब माइनस क्यों लगाया, क्योंकि जो पी वेक्टर की दिशा है उसके जस्ट विपरीत है, तो मैंने माइनस से गुणा कर दिया, यानी कि आपके पास आ गया माइनस का के पी वेक्टर पी कैप अपॉन आर क्यू। ठीक है, और दोस्तों देखिए इकाई सदिश क्या होता है, पी कैप क्या होगा, पी वेक्टर अपॉन पी। ठीक है, पी का परिमाण, यानी कि पी वेक्टर क्या होगा, पी कैप इन पी का परिमाण। तो ये वही तो लिखा हुआ है, पी वेक्टर, ये परिमाण ही है दोस्तों, इस पर पी मत लगाइए, वेक्टर मत लगाइए। ठीक है, ये परिमाण है। तो इन दोनों का गुणा क्या बन जाएगा, आपके पास पी वेक्टर बन जाएगा। तो आप ई कुल को क्या लिख सकते हैं, ई कुल
बराबर माइनस का के पी वेक्टर अपॉन आर क्यू, और दिशा जो होगी, दिशा पी वेक्टर के विपरीत होगी। अब विपरीत कैसे आई दोस्तों, देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि विपरीत कैसे आई, क्योंकि पी वेक्टर की दिशा माइनस से प्लस की तरफ होती है, तो इसकी दिशा किस तरफ आएगी, इस तरफ आएगी। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है ई जो है वो किसके समानुपाती है, ई कुल जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है आर क्यूब के, है ना। अगर इसका ग्राफ आपसे पूछ ले तो ग्राफ कैसे होता है, ये बिल्कुल डीपली बनाइएगा इस ग्राफ को। ये आपका ई है, ये आर है, और ई व्युत्क्रमानुपाती किसके है, आर क्यूब के। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया है। कभी कभार क्या होता है, देखिए अक्ष पर कितनी आई थी, मैं थोड़ा सा और आपको बता देता हूँ। ई अक्ष पर जो आई थी वो आई थी 2 के पी वेक्टर अपॉन आर क्यूब, और ई निरक्ष पर कितनी आई है, निरक्ष पर कितनी आई है, के पी वेक्टर अपॉन आर क्यूब। यानी कि निरक्ष पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, अक्ष पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इसकी दुगनी है, या ये कह सकते हैं निरक्ष पर जो है वो इसकी आधी है। तो कभी कभार इनका अनुपात पूछ लेता है, ई अक्ष बटा ई निरक्ष, ठीक है, इनके परिमाणों का अनुपात पूछ लेता है, तो आप क्या लिखेंगे, 2:1। तो दोस्तों ये जो है आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसको अच्छे से नोट कीजिए, अच्छे से समझिए, क्योंकि मैंने इसको बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि ये क्या है। अगर आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप उसको पहले वाले वीडियो को जरूर देखिए, और आप थोड़ा सा ये वेक्टर वगैरह के बारे में जो वो 11th क्लास के लेक्चर देखिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों इसको नोट कर लीजिए, और इसमें कुछ भी नहीं है, आप कैसे अक्ष पे निकालेंगे और कैसे अक्ष पे निरक्ष पे निकालेंगे, ये दोनों टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। फिर हम मिलते हैं अगले लेक्चर में।